रोहित रोहित जी आइए, स्वागत है आपका। सतीश कुमार, प्रियंका सिंह, सभी लोग जुड़ते चले जाएं और इनवाइट करते जाएं दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते चले जाएं लगातार। और चूँकि मुझे थोड़ा सा, मैं टेक्निकल फील्ड में थोड़ा सा बैकवर्ड हूँ, मुझे थोड़ा सा कम समझ में आती चीज़ें, तो मुझे समझने में वक्त लगा इन चीज़ों को, लाइव कैसे आते हैं इन सब चीज़ों को। आवाज़ मेरी जा रही है आप तक? अगर आवाज़ जा रही हो तो एक बार हाँ बता दीजिए। सुशील पाठक जी राम राम, नमस्कार। नीलम जी नमस्कार। आयस भाई नमस्कार। नरोत्तम जी नमस्कार। शशांक पंडित जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? आवाज़ मेरी पहुंच रही है आप तक ना? आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़, ओके। प्रियंका जी नमस्कार। अनुज जी राम 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 राम, सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, बहुत दिन से मुझे आपसे मुखातिब होना था लाइव होकर, चूँकि पोस्ट तो लगभग लिखता ही रहा हूँ और आप तक पहुँचती रही हैं और आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिलता ही रहा है मुझे, उसके लिए अभी आपको बेहद शुक्रिया कहना चाहूँगा। मित्रों, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं। दोस्तों, अभी कुछ समय से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि एक चीज़ प्राइवेटाइजेशन पे, आवाज़ सही ढंग से आ रही है? ओके। शुक्ला जी नमस्कार। अवधेश जी नमस्कार, आइए, स्वागत है, जुड़ते जाइए। त्रिपाठी जी नमस्कार। ओके, पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आवाज़ अब सुनते रहेंगे। दोस्तों को भी इनवाइट करते जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते चले जाएं। ओके, अर्थव्यवस्था की तरह आवाज़ बेहतर है। शेष जी क्या व्यंग है, बहुत खूब। निधि जी ठीक ठीक, आपका ह्यूमर बहुत बढ़िया है। आदित्य गुप्ता जी, जयराम जी की, योगेंद्र युवा भारत जी भी देख रहे हैं, आ गए हैं, स्वागत है आपका। आपकी आवाज़ बिल्कुल लल्लन टाइप है, पंडित जी कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था प्राइवेटाइजेशन की, जो कि एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। अक्सर कर इनको पक्ष और विपक्ष और अलग अलग दलों को सपोर्ट करने वाले, पार्टियों को सपोर्ट करने वाले लोग इन पे अलग अलग मत रखते हैं और थोड़ा सा झगड़े की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, विवाद की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जो लोग सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं उनके लिए दिक्कत तो है ही, अगर प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है तो। और दूसरी चीज़, जो आम जनता है उनको सरकारी चीज़ें सस्ते में मिलती हैं। तो कैमरा निक तो ठीक है, ठीक है, समझ गए। अमरेश मिश्रा जी भी, भैया प्रणाम, आ गए आप भी ऑनलाइन, स्वागत है भैया। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ थी मेरे लिए कि इस जो ये द्वंद्व और विवाद की स्थिति बन रही है और एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बन रही है कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, मैं भी अभी तक छात्र रहा हूँ और आज भी छात्र हूँ। कुछ ना कुछ हर दिन सीखने को मुझे मिलता है और सीखता रहता हूँ और आगे भी सीखता ही रहूँगा। तो जाहिर सी बात है, एक छात्र होने के नाते, अर्जुन जी नमस्कार, तो एक छात्र होने के नाते मुझे कहीं ना कहीं हमेशा से लगता रहा है कि छात्र हित की बात होनी चाहिए। और क्योंकि देश का नागरिक हूँ तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी है कि मेरा देश आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ऐसे ही एक सामंजस्य वाली स्थिति बनाई जाए, एक ऐसी स्थिति बनाई जाए कि सबके लिए बेहतर हो, छात्रों के लिए भी बेहतर हो, सरकार के लिए भी बेहतर हो, देश भी आगे बढ़े। तो उसी विषय पे चर्चा थी कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, अभी आप सब लोगों ने सुना होगा कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो ये प्राइवेटाइजेशन है या कुछ और है, इस पे हम आएंगे धीरे धीरे। अभी तो हम सिर्फ इस बात पे कर रहे हैं कि अभी आदरणीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने एक घोषणा की थी कि करीब 151 ट्रेनों का प्राइवेट ट्रेनें आएंगी और 151 प्राइवेट ट्रेनें हमारे रूट पे चलेंगी जिन पे अब तक सरकारी ट्रेनें चलती आ रही थी। तो एक मन में डर बन रहा है कि क्या ये प्राइवेट ट्रेनें सरकारी ट्रेनों को निगल जाएंगी, मतलब कि क्या सिर्फ प्राइवेट ट्रेनें ही भविष्य में चलेंगी, सरकारी ट्रेनें नहीं चलेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। लगभग 5% ट्रेनें वर्तमान में, लगभग 1300 ट्रेनें संचालित है सरकार के द्वारा, रेलवे विभाग के द्वारा, जिसमें 5% ट्रेनें, 151 ट्रेनें लगभग, सरकार प्राइवेट प्लेयर्स यानी प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट कंपनी के माध्यम से चलाना चाह रही हैं।
अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि ये कंपनी चलाने की, प्राइवेट कंपनी को अचानक से चलाने की बात क्यों होने लग गई, जबकि सरकारी ट्रेनें चल रही थी, बेहतर चल रही थी। तो देखो, साफ शब्दों में मैं एक बात कहना चाहूँगा, साफ शब्द में एक बात बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट ट्रेनों की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि हमें ट्रेनों की पैसा चाहिए, हमें विश्व स्तरीय सुविधा चाहिए, से रेलवे के कर्मचारियों को देने के लिए पैसा चाहिए। पैसा आ नहीं रहा है उतना, क्यों? पैसा क्यों नहीं आ रहा होगा? आप तो कह रहे हैं कि ट्रेनों में इतनी मालगाड़ियाँ चल रही हैं, इतने यात्री यात्रा कर रहे हैं, तो पैसा आ क्यों नहीं रहा है? पैसा बिल्कुल आ रहा है, लेकिन जानते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 57% ट्रेनों का पैसा जो एक टिकट का होता है, सिर्फ 57% उसका हमसे लिया जाता है। बाकी 43% हमें सब्सिडी दी जाती है किराए पे। उदाहरण के तौर पे अगर आप प्रयागराज से लखनऊ जाना चाहते हैं तो, और ट्रेन की टिकट है 100 रुपये, तो आपसे सिर्फ 57 रुपये सरकार वसूल करती है, बाकी 43 रुपये आपको सरकार सब्सिडी देती है। तो सरकार कहीं ना कहीं 43 रुपये के घाटे में तो जा रही है, उसकी लागत 100 रुपये लग रही है और वो आपसे सिर्फ 57 रुपये ले रही है, 43 रुपये आपको सब्सिडी दे रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को तो घाटा हो रहा है ना। एक बात। दूसरी बात, फिर ये पैसा आता कहाँ से है? ये पैसा आता है मालगाड़ी से। जो मालगाड़ियाँ चलती हैं, प्राइवेट कंपनियाँ चलाती हैं, उनसे ये पैसा आता है। लेकिन इसका एक पक्ष और है कि अगर सरकार 100 रुपये खर्च करती है, 100% के हिसाब से आप इसको देखते जाइएगा कि अगर सरकार 100 रुपये खर्च करती है तो सरकार को टोटल फ़ायदा 1 रुपये का होता है। सिर्फ मैं ये परसेंटेज में बता रहा हूँ कि अगर सरकार जो खर्च करती है उसमें सिर्फ 1% ही उसको फ़ायदा होता है। अब सोचिए, सरकार को उसी से सारा खर्च चलाना है, कैसे मैनेज होगा? मैनेज होगा। इसी के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को लाने की बात की जा रही है। अब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो जाहिर सी बात है कि नौकरियों में भी फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आज लगभग 12.27 लाख कर्मचारी रेलवे में कार्यरत हैं, जिसमें अधिकारी से लेकर कर्मचारी सभी आते हैं। मोटा मोटा अगर समझा जाए तो 13 लाख आप मान लीजिए कि मोटा मोटा 13 लाख इस समय कर्मचारी रेलवे विभाग में कार्यरत हैं। उनसे काम लिया जा रहा है। तो एक और भी बात आ रही है कि इनको क्या जबरन कुछ लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 लाख कर्मचारियों से काम चलाना चाह रहे हैं रेलवे। तो इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, अभी एंड होते होते वीडियो में हम इस पे पहुंचेंगे। फिलहाल अभी पहुंच रहे हैं इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि रेलवे में प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत क्यों है। अब अगर कुछ कमियाँ देखी जाए कि रेलवे में जो चल रहा है कार्यक्रम, उसमें क्या कमियां हैं, यात्रियों को कितनी असुविधाएं होती हैं, क्या सुविधाएं मिलती हैं, तो देखिए, एक तो आप अक्सर कर देखते होंगे कि जो इलाहाबाद के आसपास के रहने, चूँकि मैं इलाहाबादी हूँ तो इसलिए यहाँ की बात ज़्यादा कर रहा हूँ थोड़ा सा। इलाहाबाद हो गया या आसपास का जो भी ट्रेन जंक्शन है, जहाँ पे जंक्शन होता है, वहाँ पे ट्रेनें अक्सर कर लेट हो जाती हैं, घंटे 2 घंटे। अगर 1 घंटा 1.5 घंटा लेट है तो हम शुक्र मनाते कि हाँ चलो भाई टाइम से है ट्रेन, 1 ही घंटा तो लेट है। लेकिन अगर ट्रेनों का टाइम, डिले का टाइम बढ़ता ही चला जाता, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ट्रेनें यहाँ पे अपनी यात्री ट्रेनें लेट चल रही हैं। तो एक तो इसको हमें सही करना है। दूसरी चीज़ ये कि आप जब त्यौहार का सीज़न आ जाता है तो हम, जैसे जो हमारे भाई बहन दिल्ली में, मुंबई में और भी कई अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं, ज़िलों में रह रहे हैं, तो उनको अचानक त्योहारों में आना पड़ता है। तो उस समय जब हम टिकट बुक कराते हैं तो बड़ी समस्याएं होती हैं, बिल्कुल समस्याएं होती हैं। और अगर देखा जाए तो डिले और ट्रेनों की इन समस्याओं के अलावा ट्रेनों की रख रखाव, जो करंट कंडीशन है ट्रेन की, क्या वो बेहतर है? आज की डेट में अगर हम देखें तो क्या वो बेहतर कंडीशन में है? आप चले जाइए बाथरूम में रेलवे की तो आपको स्थिति समझ में आ जाएगी कितनी सुंदर ट्रेनें और उनका रख रखाव कितना बेहतर है। तो हमें उसको भी बेहतर बनाना है। अब आप एक बात इसमें ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ तो गरीब रथ, दुरंतो, इस तरीके की प्रीमियम ट्रेनें, अच्छी अच्छी ट्रेनें चल रही हैं जिसमें बेहतर सुविधाएं हैं, तो फिर हमें प्राइवेट प्लेयर्स को लाने की, प्राइवेट कंपनीज़ को लाने की ज़रूरत आखिरकार क्यों पड़ रही है? अब इसमें एक चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने शुरू में बताई कि पैसा और रख रखाव, ये जो 2 चीज़ें और मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी था।
अब हम इसमें धीरे धीरे टॉपिक्स पे आ रहे हैं कि जो करोड़ों की संख्या में लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा, क्या आने वाले वक्त में रेलवे में वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी अगर प्राइवेट इसी तरीके चलते चले गए। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं आने वाला है कि आप एकदम से अभी से ये कहने लग जाएं कि नहीं भाई कुछ होना ही नहीं, आगे वैकेंसी ही नहीं आएगी या जो अभी कार्यरत है वो निकाल दी जाएंगे। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। ये 151 ट्रेनें आएंगी, लगभग 109 जो भारत के व्यस्ततम रूट हैं उनमें संचालित की जाएंगी। लगभग इनका अगर देखा जाए तो 12 क्लस्टरों में या संकुलों में विभाजित की जाएंगी, उनमें इनको चलना है। और प्राइवेट ट्रेनों का, प्राइवेट कंपनियों का रूट पहले से उपलब्ध है। अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, इन सब का पहले से चल रहा है। ऐसा नहीं कि ये कोई आज आ गया है या अचानक से शुरू हो गया है। तो इनके साथ गवर्नमेंट का सामंजस्य बैठाना और ये सारी चीज़ें एक समस्या का विषय हो सकती हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स के, प्राइवेट कंपनियों के आने से हमें सुविधा भी मिलेगी। क्या सुविधा मिलेगी? लगभग 30,000 करोड़ का निवेश करेंगी ये। 30,000 करोड़ का निवेश ये रेलवे विभाग में करने जा रही हैं कंपनियां। अब जब ये 30 करोड़ का निवेश करेंगी तो वो पैसा हमारे विभाग में ही आएगा, हमारे लिए रोज़गार ही क्रिएट करेगा। अब ये होगा कैसे? देखिए, मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम चल रहा है सरकार का, मेक इन इंडिया के तहत ही इनको ट्रेनों की खरीदारी करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी? भारतीय कंपनियों से ही बनवाना पड़े, भारत में ही बनवाना पड़ेगा, रेलवे की मदद से बनवाना पड़ेगा और भारत में ही बनवाना पड़ेगा। जो भारत में बनेंगी कंपनियां या जो ट्रेनें बनेंगी भारतीय कंपनियों में, तो उससे जाहिर सी बात है कि रोज़गार कहीं ना कहीं क्रिएट होगा। परमानेंट रोज़गार जो अभी तक वैकेंसी चलती आ रही थी उसमें फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो प्राइवेट जो तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट चीज़ें चल रही उसमें बढ़ोतरी भी होगी। अब बात करते हैं और इसमें कि और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो एक तो ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार का ही प्रयोग करेंगी। ये प्राइवेट कंपनी जो होंगी वो ऐसा नहीं कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लेंगी कुछ दिनों में या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ दिन में ला देंगी। वो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी नियमों, सरकारी रेगुलेशंस को मानने के लिए बाध्य होंगी। अब इसमें जो कहा जा रहा है कि ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। ये PPP या PPP मॉडल पे वर्क है, या एक तरह से कहा जाए तो ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। शुरू में अभी देखा जा रहा है कि आगे हम इसे कहाँ तक इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, इसको कहाँ तक ले जा पाएंगे। अब PPP मॉडल क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें होता क्या है कि सरकारी कंपनियों, सरकारी विभागों से कुछ कंपनियां टेंडर भरती हैं, समझौता करती हैं, उसके अंतर्गत वो काम करती हैं। जिसका एक सबसे अच्छा नमूना हम रेलवे में इसमें रोडवेज़ विभाग में देख सकते हैं। रोडवेज़ में अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको पता होगा कि सबसे अच्छा एक तो प्राइवेट बसें चलती हैं, दूसरा रोडवेज़ की बसें चलती हैं और एक चलती है अनुबंधित बस। एक चलती है अनुबंधित बस। सुधीर जी, आपकी बात सुन रहा हूँ मैं, अभी मैं इस पे आ जाऊँगा। एक चलती है प्राइवेट बस और एक चलती है सरकारी जिसको रोडवेज़ की कहते हैं, उसके साथ चलती है एक अनुबंधित बस। तो जो ये अनुबंधित बसें चलती हैं, ये PPP मॉडल का एक बेस्ट उदाहरण हमारे लिए हो सकती है, जिसमें प्राइवेट मालिक बसों के वो सरकार से एक अनुबंध करते हैं, उसके तहत सरकारी नियमों के अनुसार उसमें ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर होते हैं और वो कार्य को संचालित करते हैं, बसों को संचालित करते हैं। उसमें जो प्रॉफिट आता है बसों के किराए से, उनका रख रखाव तो वही करते हैं, बस के मालिक करते हैं और जो कंडक्टर और ड्राइवर उसमें कार्य करते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट आता है वो सरकार और प्राइवेट बस के बीच, मालिक के बीच में बांटा जाता है। तो वही एक तरह से ये जो 5% पे लागू किया जा रहा है इसमें, वो वही लगभग वही मॉडल है। अब इसमें आप बैंकिंग सेक्टर में देख सकते हैं
बीच में कोई प्रश्न कर सकता है, बिल्कुल करिए, बिल्कुल संजीव जी करिए, क्या प्रश्न है? मैं देखता जाऊंगा, अभी बस 2 मिनट और इस बात पे लूँगा, बस फिर ख़त्म करके आगे आ जाऊंगा। गरीब आदमी की, ठीक सर, बस 2 मिनट और। तो पीपीपी मॉडल का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण यही था जो मुझे समझ में आया कि बसों का रखरखाव, और इसमें जो ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है, वो सरकार की तरफ से होता है। इसी तरीके से जो नई ट्रेनें आएंगी, चाहे तेजस हो या वंदे भारत चल रही हैं इस समय, उसमें भी जो चल रहा है उसमें भी आप एक चीज़ देखेंगे कि जो ये ट्रेन के ड्राइवर्स होंगे और इसमें जो गार्ड्स होंगे, वो सारी चीज़ें सरकार के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। इसमें प्राइवेट कंपनियों का रोल नहीं होगा। प्राइवेट कंपनियां इसमें सिर्फ चलाएंगी, रखरखाव करेंगी, उसमें प्रॉफिट लेंगी। हाँ, प्रॉफिट अब उनका बढ़ जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा लेंगी वो, ये भी तय है, क्योंकि वो सिर्फ 57% करके किराया वसूल करके 43% आपको सब्सिडी नहीं देने वाली हैं। वो आपसे 100% पूरा वसूल करेंगी प्लस प्रॉफिट लेंगी, तो किराया आपका जाहिर सी बात है सीधे सीधे 2 से ढाई गुना बढ़ जाएगा। वंदे भारत में भी और ये जो चल रही है आपकी ट्रेन तेजस, इसमें भी यही है, डायनेमिक फेयर इसमें चलता है। यानी कि अगर आपके पास 200 सीटें उपलब्ध हैं तो 200 सीटों पे आपका किराया अगर इस समय 2000 है, तो आने वाले वक्त में जब सीटें कम होंगी, 100 बचेंगी, तो आपका किराया 2500 हो सकता है, फिर कुछ और बढ़ सकता है। जब 1-2 दिन बचेगा, 1-2 सीटें बचेंगी, तो 3000 किराया हो सकता है। तो ये किराया इस तरीके से डायनेमिक रहता है। ये इसमें भी हो सकता है कि इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेटाइजेशन हुआ जा रहा है। हाँ, ये पीपीपी मॉडल पे कुछ कुछ कार्य शुरू हुआ। भविष्य में प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक तरह से अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट है। ये कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट है जिसका भविष्य में प्रभाव पड़ना तय है। अगर इन्होंने बेहतरीन सुविधा दे दी तो ये मान लीजिए कि इनकी संख्या फिर बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और अगर इन्होंने ज़्यादा किराया वसूली जारी रखा और सुविधाओं में इनकी कमी आई, तो फिर जैसा अभी तक चल रहा था, इसकी मांग बढ़ती जाएगी, इस पे चीज़ें आती चली जाएंगी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जैसे कि 3.75% लोग ही लगभग सरकारी नौकरी करते हैं। तो हर किसी को सरकारी नौकरी ना तो सरकार दे सकती है और ना हम में से हर कोई सरकारी नौकरी ले सकता है। कोशिश हर कोई कर सकता है, सरकार भी वैकेंसी निकालती है, हमें कोशिश भी करनी है, हमें जाना भी है, लेकिन बेरोजगार नहीं मरना है। हमें सरकार से भी नौकरी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए हमें कोशिश कम नहीं करनी है, नौकरी के लिए कोशिश करनी चाहिए और करते रहना है। चलिए अब आप लोगों के क्वेश्चन ले लेता हूं मैं एक एक करके देख के। त्रिपाठी जी, शेष नारायण त्रिपाठी जी कह रहे हैं गरीब आदमी की जेब में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मजदूर भाई दिवाली मनाने के लिए मिठाई कुछ फीकी तो नहीं? बिल्कुल शेष नारायण त्रिपाठी जी, इसमें प्रभाव पड़ना तय है। जहां आज हम 57% कीमत दे के 43% सब्सिडी पा रहे हैं, वो नहीं होगा। 43 रुपये अब हमारे नहीं बचने वाले हैं इन प्राइवेट ट्रेनों में। जो सरकारी चल रही हैं वो चलेंगी, उसमें वही रेट रहेगा। कीमतें हो सकता उसमें चूंकि बढ़ती जा रही, वो आगे बढ़ती चली जाएंगी और उसमें प्रभाव पड़ना तय है। प्राइवेट में तो 100% पड़ेगा, सरकारी में भी भविष्य में पड़ सकता है और पड़ता रहेगा। आगे, भारत और इंडिया में विरोध होगा शायद, संजीव जी कह रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है विरोध, और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा विरोध करने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ इसमें चीज़ें स्पष्ट जितनी होती चली जाएंगी उतना बेहतर होगा। अगर सिर्फ सारी चीज़ें प्राइवेट कंपनीज़ को धीरे धीरे करके सौंपती चली जाएंगी और एक वक्त के बाद 51% तक की हिस्सेदारी अगर प्राइवेट को जाएगी, तो वो एक तरह से ये प्राइवेटाइजेशन की स्थिति आ जाएगी। जब तक सरकार के पास 51% हिस्सा रहेगा तो वो सरकारी, आप PSU ही मान के चलिए उसको। लेकिन अगर बढ़ते बढ़ते प्राइवेट सेक्टर का योगदान 51% पहुँच जाता है तो फिर उसको प्राइवेटाइजेशन आप मान लीजिए पूरी तरीके से। आगे, संजीव जी आप कह रहे हैं लखनऊ मेट्रो इसका बेहतर उदाहरण, जो अभी
कहा उसका, बिल्कुल हाँ ठीक है, सही बात है। लखनऊ मेट्रो में भी लगभग यही व्यवस्था है, सही है, बिल्कुल पीपीपी मॉडल ही आप इसको कह सकते हैं। देव मेहता जी कह रहे हैं कि देखिए विकासशील देश है, हम तो कहीं ना समाधान करके चलना पड़ेगा, कोई क्षति भी हो तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन अभी महंगा पड़ रहा है। सही बात है भाई, देखो बिना पैसा के कुछ नहीं होता है देश में या किसी भी सेक्टर में, या किसी परिवार को चलाने के लिए, किसी इकाई को चलाने के लिए, किसी निकाय को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है मैन पावर के साथ साथ पैसा है। अगर पैसा ही नहीं होगा तो ना तो मैन पावर होगा, ना तो सुचारू रूप से चलाई जा सकेगी चीज़ें। इसीलिए प्राइवेट कंपनी से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए पड़ रही है। तो सही कहा आपने कि प्राइवेट, हमें पैसा भी चाहिए और सरकार सामंजस्य भी बना के रखे कि गरीबों पे इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़ने पाए। नीति नियंताओं को ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी, अधिकारियों को और सरकार को। और आते हैं सुधीर गुप्ता जी कह रहे थे सरकारी तंत्र से अच्छा कार्य प्राइवेट तंत्र कर रही, जहां ना तो आरक्षण की ज़रूरत है और ना कार्य ही उत्तम बेहतर हो रहा है। यदि देश में आरक्षण तंत्र को ख़त्म करना है तो यह दिशा सर्वोत्तम। नहीं, देखिए सुधीर जी, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। आरक्षण एक अलग व्यवस्था, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। और सरकारी कार्य से प्राइवेट अच्छा कार्य कर रही है, तो देखिए भाई एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकारी तंत्र से प्राइवेट अच्छा काम कर रही, तो मैं आपसे सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। प्राइवेट काम बेहतर कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार भी और सरकारी कर्मचारी भी जी जान से मेहनत से काम करते हैं, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये कोरोना काल चला, आपने इसमें देखा कि जब प्राइवेट कंपनियों ने, प्राइवेट जगहों ने अपने हाथ खड़े कर लिए, तो सरकारी पुलिसकर्मी, सरकारी अध्यापक और सरकारी रोडवेज कर्मी, रेलवे कर्मी, हर कोई जी अपनी जान जोखिम में डाल के कार्य में लगा रहा और कहीं कोई पीछे नहीं हटा। तो इसलिए आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, माफ़ कीजिएगा। और किसी के कोई प्रश्न हो तो आप करते चले जाएं। अंकेश जी कह रहे हैं कि काम चोरी काम होगी तभी विकास होगा। काम चोरी काम यानी काम चोरी कम और होगी तभी विकास होगा। जी सही है, ऐसा नहीं कि सब लोग कामचोर होते हैं। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं भाई, सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारी में कामचोर नहीं होते हैं और सब में कामचोर होते हैं। कुछ लोगों की अपनी आदतें होती हैं, उसको आप अलग तरीके से टैकल कर सकते हैं। उसके लिए कठोर प्रोविज़न लाए जा सकते हैं, कठोर अधिकारियों की सख्ती की जा अधिकारी सख्ती कर सकते हैं उसमें। लेकिन ये कहना अलग ठीक नहीं है कि काम चोरी हो रही है। हमें तुलना चीन से करनी चाहिए, काम 8 घंटे, सुविधाएं अमेरिका जैसी चाहिए। हाँ बिल्कुल, इस पक्ष में आना बहुत ज़रूरी है कि हमें तुलना चीन से करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही, मुझे लग रहा था कि अगर कोई ये प्रश्न करता तो ठीक रहता। देखिए हमारी इकॉनमी लगभग $3 ट्रिलियन की है भारत की, और चीन की इकॉनमी लगभग $15 ट्रिलियन की है, और जनसंख्या लगभग हमारी और चीन की बराबर है, और आज़ादी लगभग आसपास मिली हम दोनों देशों को। फिर चीन आज विकसित देश और हम विकासशील देश कैसे? इसमें दो चीज़ें हैं। पहली तो ये कि वहाँ की सरकार ने जितनी मेहनत की उतनी ही वहाँ की जनता ने भी मेहनत की। ईमानदारी से बताइए, क्या हमारे देश की जनता और हमारे, अगर सरकार मेहनत करती है तो क्या हमारे देश की जनता उतना ही योगदान देती है? रेलवे की, अभी आप तो बात रेलवे की कर रहे हैं, रेलवे का उदाहरण ले लीजिए। कहा जाता था, एक वक्त था कि लोग कहते थे कि अगर ट्रेन में किराए में मुफ्तखोरी और विदाउट टिकटिंग यात्रा रुक जाए तो ट्रेन की पटरियों को सोने का बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं गंदगी तो है ना, हम में भी तो है। हम अगर आम जनता है तो हमें भी तो इस चीज़ को सोचना चाहिए कि ये देश हमारा है, देश के विकास में भी हमारा योगदान होना चाहिए। बबलू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, डब्लू कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, चकलू कॉलेज ऑफ ITI से करके डिग्री लेके आप कहेंगे कि नहीं हम तो टेक्निकल हो गए। कितने % हमारे यहाँ के टेक्निकल काम करते हैं वर्ल्ड लेवल पे? हमें भी
विद्यार्थियों को भी, आम जनता को भी योगदान देना पड़ेगा। हम अगर चाइना से तुलना करते हैं तो वहाँ की जनता की तरह, वहाँ की कंपनियों की तरह हमें भी कर्मठ बनना पड़ेगा। सिर्फ दूसरे से एक्सपेक्ट कर लेने से ठीक नहीं हो जाना है सब कुछ। अगर हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ईमानदारी लानी पड़ेगी। आप देख लीजिए जापान का सिस्टम, देख लीजिए जापान में कोरोना एकदम से लगभग हारने की कंडीशन में पहुंच गया। कैसे? वहाँ की जनता ने भी उसी तरह से योगदान दिया, मास्क लगा के पहन के चलते हैं। वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, पीएसयू के साथ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां काम कर रही हैं, बढ़िया तालमेल से काम चल रहा है, जबकि यही तालमेल ब्रिटेन में फेल हो गया। हाँ, ये प्राइवेटाइजेशन से मोदी जी देश को कहाँ लेके जा रहे हैं, नीरज कुमार वर्मा जी। देखिए, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये पीपीपी है। सरकार के साथ साथ कंपनियों का मिलके कार्य संचालन होता है। ये होता रहा है, पहले भी होता रहा और आगे भी ये होता रहेगा, क्योंकि सरकारों को पैसा चाहिए और उनकी प्राइवेट कंपनियों की सुविधाएं, उनका मैनेजमेंट चाहिए। तो ये चलता रहा है और चलता रहेगा। अनुराग यादव जी कह रहे हैं मोदी जी की तरह आप भी मन की बात बता रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है अनुराग जी, अगर आप कोई प्रश्न पूछेंगे तो ज़रूर मैं तुरंत जवाब दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपकी बात पूरी तरीके से रखूंगा भाई, ऐसा नहीं है, मैं मोदी जी नहीं हूँ। आगे, अच्छा दोबारा देख लीजिए, मैंने व्यंग्य किया था, सही है। मैं भी आपकी बात पे ही था कि मैं चीन की तरह अगर हमें बनना है और चीन की तरह हमें रहना है, विकसित होना है, तो जाहिर सी बात है जनता को भी काम करना पड़ेगा और लगना पड़ेगा हमें। हम सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सरकारों से। सरकारें अगर हम अपनी तरफ से भी बिजली की चोरी नहीं रोकेंगे तो सरकार कितना पैसा इन्वेस्ट करेगी। यही वजह है कि बिजली की चोरी जनता ने इतनी करी कि सरकारों को कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों को सौंपना पड़ गया। रेलवे ने भी यही हाल किया, रेलवे में भी यही हुआ कि विदाउट टिकट की यात्रा और ये सारी चीज़ें, ये आज, और जिस तरीके से हम गंदगी फैला के आते हैं, ट्रेनों को अपना समझ के ट्रेन का चीज़ें उखाड़ लाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना। गलती तो हम भी करते हैं शुरू से। एक बात तो हमारे अंदर भी तो है कुछ ना कुछ। पीपीपी इज इक्वल टू ईस्ट इंडिया कंपनी, नहीं सर, ऐसा नहीं है कि पीपीपी, सूरज जी कह रहे हैं, सूरज सर की पीपीपी इज इक्वल टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई और उसने धीरे धीरे करके पूरा सिस्टम ही अपने हाथों में ले लिया। जबकि प्राइवेट कोई, आपको क्या लगता है कि कोई भी सरकार, कोई भी अधिकारी अपनी शक्तियां किसी को दे देगा क्या? ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं होता है कि किसी को अपनी शक्तियां ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, आपका अपना मानना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। दिलीप मिश्रा जी कह रहे हैं शानदार भाई, ठीक है, धन्यवाद भैया। सर ब्रिजमोहन मधेशिया जी पूछ रहे हैं, सर 69,000 में एमआरसी पर कुछ बोलिए। सर इसके लिए अलग से टॉपिक में किसी दिन ऑनलाइन हो जाएंगे तो इस पर मैं क्लियर कर दूंगा जो भी चीज़ है एमआरसी के बारे में। कोई प्रश्न किसी के कुछ छूट तो नहीं गए? किसी का कोई प्रश्न हो अगर तो एक बार आप कर लें, फिर मैं ऑफलाइन हो जाऊंगा। शशांक पंडित जी कह रहे हैं मग्गा चोर बहुत है भारत में। थैंक यू सूरज जी। काम चोरी कैसे ख़त्म होगी, अंकेश जी कह रहे हैं। ठीक है अंकेश जी, आपकी इस बात का जवाब सिर्फ इतना ही है कि काम चोरी कैसे ख़त्म होगी। देखिए, जो ऊपर के अधिकारीगण हैं, सरकार के नियम जो हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफ होना पड़ेगा। उन्हें थोड़ा सा उनका कमांड हम पे ज़्यादा होना पड़ेगा, कर्मचारियों पे ज़्यादा होना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उनकी नियम कानून टफ हों, जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं भी उन्हें सुननी पड़ेंगी। एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वैसे, और विशाल जी कह रहे हैं गवर्नमेंट इज़ जस्ट चार्टेड अकाउंटेंट, ही कैन ओनली एडवाइस यू मैनेज योर बिजनेस।
सर जी, निजीकरण से बेरोजगारी बढ़ेगी या रोजगार मिलेगा? देखिए, निजीकरण से बेरोजगारी, मैं अब इस पे क्या कहूँ, बेरोजगारी, सरकारी जो रिक्रूटमेंट था उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज आएंगी वो प्राइवेट कंपनी किसी ना किसी को तो हायर करेंगी ना, तो इससे सरकारी रोजगार में हो सकता है कमी आए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन एक चीज़ और भी इसमें ध्यान देना पड़ेगा ब्रिजमोहन जी, कि अब मशीनीकरण का युग होता जा रहा है, ज़्यादातर काम मशीनों से लिया जाएगा, जिसमें रोजगार में खतरा आगे भी रहेगा, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। जापान और इजराइल से सीखना पड़ेगा, बिल्कुल त्रिपाठी जी सही कह रहे हैं, जापान और इजराइल से सीखना पड़ेगा, लेकिन दोनों बातें ध्यान देनी पड़ेंगी कि गवर्नमेंट जो कर्मचारी हैं उनसे भी हमें काम लेना है, उन्हें सुविधाएं भी देनी है और उनकी समस्याएं भी सुननी है और उनसे काम भी अच्छे से लेना है। मोहित गुप्ता जी कह रहे हैं प्राइवेट होना ज़रूरी, क्योंकि लोगों के डीएनए में जो भ्रष्टाचार बस चुका है वो कम होगा। प्राइवेटाइजेशन का मैं पूरी तरीके से समर्थन कभी नहीं करूँगा मोहित गुप्ता जी, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ लाना ज़रूरी है। मैं इस चीज़ का समर्थन तो नहीं कर सकता कि हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो जाए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो जाने से आप गरीबों पे कितनी मार पड़ेगी इस चीज़ का आपको अंदाज़ा शायद नहीं है, कितनी समस्याएं उनको होंगी। सूरज सिंह कह रहे हैं कि सर आपकी बोलने की शैली वाकई लाजवाब। धन्यवाद सर, सूरज सर, धन्यवाद। अमरेश मिश्रा भैया कह रहे हैं कि बेहद शानदार छोटे अनुज, धन्यवाद भैया। कोरोना के दिलीप मिश्रा कह रहे हैं कोरोना के टाइम जब सहायता सरकारी लोगों ने ही की तो फिर प्राइवेट करने से सब कुछ सही हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब भी ज़रूरत पड़ी है देश को, कभी भी अगर आपदा आई है या कोई भी बात होगी तो सबसे पहले सरकारी कर्मचारी क्योंकि सारी जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिए सबसे पहले सरकारी कर्मचारी ही खड़ा होता रहा और वही खड़ा होगा, ये सच है। लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर सोचिए आज अंबानी नहीं होते तो क्या आप सोच सकते हैं कि हम 350 रुपये में एक महीना लगातार डाटा ही डाटा, कॉल ही कॉल, फ्री यूज़ कर सकते? क्या सोच सकते हैं? जब 700 रुपये का मोबाइल आया था, रिलायंस ने लाया था, क्या वो संभव था? आप शायद भूल गए हो, याद करिए, 2.5 रुपये इनकमिंग की कीमत हुआ करती थी BSNL में। तो कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, सरकार के साथ प्राइवेट सेक्टर का कंपटीशन भी ज़रूरी है। प्राइवेट सेक्टर के आने से सरकार और सरकारी कर्मचारियों में सब में कार्य करने की, मेहनत करने की होड़ होती है, ये सच है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकारी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपदा स्थिति में सिर्फ सरकार काम आती है, सरकारी कर्मचारी काम आते हैं। योगी मॉडल से खत्म होगी काम चोरी? नहीं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है, उनका कार्य चल रहा है। अब मैं इस पर और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। हर्षित वाजपेयी कह रहे हैं बहुत बढ़िया रत्नेश भाई, मेरा बस इतना कहना है कि जब शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति खुद में सुधार लाने लगेगा तो उसमें खुद ब खुद सब समझ आने लगे। बिल्कुल, मेरा भी यही प्रयास है कि हम सब जो बात करते हैं कि हमें सरकार से ये एक्सपेक्टेशन है, तो हमें भी सरकार के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। भाई, बिजली चोरी करेंगे नहीं काम चलेगा, विदाउट टिकट जाएंगे नहीं काम चलेगा। भाई, वो सरकार है, सरकार हमसे ही मैनेज करती है चीज़ें, हमसे ही टैक्स लेती है और हम ही पे खर्च भी करती है। वो कहीं लेके दुनिया में दूसरे देश नहीं चली जाएगी सरकार। इसलिए हमें भी थोड़ा सुधरना पड़ेगा, अपने देश के जिम्मेदार नागरिक बनने। अगर हमारे 6 मूल अधिकार बताए जाते हैं, हमें मूल अधिकारों के प्रति हम जागरूक हैं, तो हमें मूल कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा। मनीष यादव जी कहते हैं प्रणाम श्रीमान जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, प्रणाम मनीष जी, धन्यवाद। दिलीप मिश्रा जी फिर कहते हैं सबसे टॉप पर IIM एम्स वगैरह है, तो प्राइवेट करने से क्या फ़ायदा होगा? प्राइवेट कंपनी में भी तो भ्रष्टाचार होता है। बिल्कुल भ्रष्टाचार प्राइवेट कंपनियों में भी होता है। अगर मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मैंने जितना सुना है कि प्राइवेट कंपनियों में भी बड़ा जुगाड़ चलता है। किसी को अगर जो ऊपर बड़े बड़े पदों में मैनेजर हैं, इंजीनियर्स हैं, वो उनके जुगाड़ से छोटे उनके भाई बहनों को भी आसानी से नौकरी मिल जाती है। तो भ्रष्टाचार सिर्फ जगह अछूती नहीं है, सही है।
नीलम यादव जी कह रही हैं कि किसी आपदा के समय सरकारी कर्मचारी की क्या सिक्योरिटी रह जाएगी। सही है, वही बात मैं कह रहा था कि सरकारी कर्मचारी जो होता है वो आपदा पे काम तो करता है, उसी तरह से सरकारी अधिकारियों और सरकारों को भी उनकी सुरक्षा, उनकी भविष्य की चिंता खुद करनी जरूरी है, तभी वो अपनी कार्य को ईमानदारी से और बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। सही बात है। ब्रिजमोहन जी, सर आपसे जुड़कर बहुत खुशी हुई, थैंक यू। ब्रिजमोहन जी धन्यवाद, मुझे भी अच्छा लगा आप आए। कोल इंडिया या कमर्शियल माइनिंग के बारे में अपना सुझाव रखें थोड़ा सा। कोल इंडिया जैसे कि अभी सर इसमें अलग टॉपिक पे अलग दिन चर्चा करना ठीक रहेगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी कहा था कि अब हम माइनिंग सेक्टर को माइनिंग में थोड़ा सा बूम करेंगे, इसकी खुदाई जो हमारे यहाँ कोल है इसका हम दूसरे देशों को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो उस पर अभी प्लानिंग चल रही है, उस पर आगे काम होगा। इस पर किसी दिन अलग दिन टॉपिक में चर्चा कर लेंगे तो ये ठीक रहेगा। अभी के लिए आज रेलवे पे ही और प्राइवेटाइजेशन पे ही बात हो तो ठीक है। वाह वाह, सही बात कही आपने, संजीव जी कह रहे हैं, धन्यवाद। शिवजीत तिवारी, एक अहम सवाल, आखिर सरकारी तंत्र निजी तंत्र के मुकाबले विश्वसनीयता कब हासिल करेगा? किसी सरकारी अस्पताल के बजाय लोग प्राइवेट अस्पताल में जाना क्यों पसंद करते? देखिए शिवजीत तिवारी जी, अगर आपका ये कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों में काम ज़्यादा अच्छा होता तो फिर आप एम्स को कहाँ भूल गए, आप लखनऊ के पीजीआई को कहाँ भूल जाते हैं? सरकारी अस्पताल ही हैं, जब हर जगह से इंसान को जवाब मिल जाता तो वहीं ट्रांसफ़र होता, वहीं जाके इलाज कराते हैं, ठीक होते हैं। और सरकारी तंत्र में अगर आप बात कर रहे हैं तो जितने भी आईआईटी कॉलेजेस हैं और जितने भी बड़े बड़े बीटेक कॉलेजेस, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट उनका है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र काम नहीं कर रहा है? और सरकारी आप नवोदय विद्यालय ले लीजिए, केंद्रीय विद्यालय ले लीजिए, यहाँ तक कि अब प्राइमरी विद्यालयों की स्थिति भी बेहतर होती जा रही है। लोग इन विद्यालयों में एडमिशन के लिए सोर्स लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा है, सरकारी खराब है। दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ है, दोनों में अपना सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी है। नीलम जी कह रहे हैं प्राइवेट की अपनी महत्ता है और सरकारी की अपनी, लेकिन सरकारी को उत्थान की तरफ से ले जाना चाहिए, उसे प्राइवेट कर देना उचित नहीं होगा। सही बात है नीलम जी, सहमत हैं आपसे। सरकारी उत्थान बहुत ज़रूरी है और प्राइवेट सेक्टर से सहयोग भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ नई तकनीकें, नए निवेश मिलते रहते हैं, इसलिए ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। कुछ अगर और पूछना हो तो आप मुझसे राय लेना चाहें तो आप बता सकते हैं। वैसे आप लोग खुद समझदार हैं, ज़्यादातर चीज़ें आप समझते हैं, मैं भी आप ही लोगों के बीच से हूँ। कुछ चीज़ें अगर आप जानना चाहें तो मैं बता सकता हूँ आपको। एक चीज़ जिस पे कभी चर्चा नहीं होती है कि हमारे देश में लगभग इस वक्त 34.8% के आसपास शायद है, हाँ 34.8% के आसपास ही है जो युवाओं की संख्या हो गई है देश में, जो कि लगभग 15 साल से 34 साल के बीच में है। इनके लिए रोज़गार की व्यवस्था करना और रोज़गार की पहल होना, चूँकि प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा था, रोज़गार की बात कर रहा था, तो ये थोड़ा सा मुझे बोलना एडिशनल लगा कि मैं बोल दे रहा हूँ। बाकी आप लोग समझदार हैं कि ये कभी जल्दी मुद्दा नहीं बनता है। मुद्दा अक्सर कर धार्मिक उन्माद और रोज़गार के बीच झूल जाता है, अक्सर कर विरोध और पक्ष में दोनों चीज़ें लटकती रहती हैं। तो देखिए, मैं एक पोस्ट मैंने कुछ दिन पहले लिखी थी कि जैसे कि रोज़गार एक अलग मुद्दा है, ये मुद्दा हमेशा बनना चाहिए, युवाओं को भी इस मुद्दे को लेना चाहिए, मीडिया को भी इस मुद्दे को हमेशा उठाते रहना चाहिए, क्योंकि बिना रोज़गार, बिना अगर पेट आपका खाली हो तो उससे भजन नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि भजन भी बहुत ज़रूरी है, वो अलग मुद्दा, वो भी करोड़ों लोगों की आस्था का विषय होता है। तो आप दूसरे पक्ष को गाली दे के आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे का सहयोग करके, अगर मंदिर बनाने वाले किसी चीज़ की मंदिर की मांग कर रहे हैं तो भाई आप बेरोजगार हैं तो आप उनके समर्थन में आ जाइए, फिर वो आपके समर्थन में आ जाए, दोनों मिलके आप काम ले लीजिए। लेकिन एक दूसरे को गाली दे के, एक दूसरे को विरोध करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
तो इसी तरीके से चलते जाइए, करते जाइए चीज़ें अच्छी कर, बस यही मेरा एक इतना मानना है कि चीज़ें अच्छी हो, देश का विकास हो, युवाओं का विकास हो, रोजगार सबको मिले, सबका। ऐसा ना हो कि एक पक्ष को गाली मिले, दूसरे पक्ष का नाम हो, और ऐसा भी ना हो कि एक तरफ से लोग भूखे मरे, दूसरे तरफ से कुछ चीज़ों में प्राइवेट प्रचार में चीज़ें चलती रहें। सबको रोज़गार मिले, सबका काम अच्छा हो, बस मेरी यही कामना है। अगर मैं किसी काम आ सकूं कुछ किसी गाइडेंस के या किसी उसमें, तो मुझे आप लोग मुझसे कांटेक्ट करते रहिए। इनबॉक्स से मित्र मेरे कांटेक्ट करते रहते हैं, आप भी कांटेक्ट करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।